हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 को कैसे क्लियर किया जाए। मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि आपको कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, और ये जो तरीका है वो बहुत उपयोगी साबित होगा आपके लिए, क्योंकि ये एक हेडेक बन चुका है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 कैसे क्लियर करें, इसका कोई भी एक सही तरीका नहीं है। तो कैसे पढ़ना है, कैसे इसको क्रैक करना है, आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे इसको क्लियर करना है। चलिए शुरू करते हैं। आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। अगर आपको AIB 19 को क्लियर करना है तो आप ध्यान से सुनोगे। इस तरह का एग्ज़ाम का पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। आपको कैटेगरी दे रखी है, यहाँ मैं बता देता हूँ। 4 कैटेगरी, इसको सही से करते हैं। देखो यहाँ पर जनरल और OBC, इनके लिए चाहिए 40% मार्क्स। क्वालिफिकेशन मार्क्स होगा 40%, और SC और ST के लिए रहेगा 35%। तो ये तो आपका पासिंग क्राइटेरिया होगा। तो अब कैसे पास करना है, AIB को कैसे क्लियर करना है, ये भी नंबर नहीं आते हैं। ये जो 40% का क्राइटेरिया है ये भी पूरा नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे क्लियर करना है। इस तरह का आपका एग्ज़ाम में पेपर आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, 50 सवालों को ढूंढ के सही करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, 50 सवालों को ढूंढना है और सही करना है, कुछ भी नहीं करना है। 3 घंटे आपके लिए होंगे पेपर को देने के लिए। 3 घंटे सफिशिएंट होते हैं। 50 सवालों को, 100 सवाल आपके आएंगे एग्ज़ाम में, लेकिन आपको 50 सवालों को सही करना है अच्छे से, बेरेक को देख के, समझ के, पढ़ के 50 सवालों को ध्यान में रख के सॉल्व करना है। अगर 3 घंटे में 50 सवाल एक्यूरेट आप सही कर लेते हो और 50 सवाल जो है वो छोड़ के भी आ जाओगे, तब भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, 2 घंटे का जो पोर्शन है, 2 घंटे का एग्ज़ाम का स्टार्टिंग का 2 घंटे का पोर्शन है, उसमें आपको 50 सवाल पेपर में ढूंढ के सही करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये जो AIB 18 का एग्ज़ाम है, इसमें पहला क्वेश्चन आ गया कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो। केवल नागरिक को दिए गए अधिकार। अब अगर आपको इसका सवाल आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इसका एग्ज़ाम सवाल आता है, इसका आंसर आपको आ रहा है, तो आपको यहाँ से सही करना है ऑप्शन C। ये आपका एक सवाल सही हो गया। ठीक है, इस तरह से 50 सवाल ढूंढ के आपको सही करने हैं। फिर आगे बढ़ो। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, उनके द्वारा दुर्व्यवहार दर्शाया जाए, अक्षमता, संविधान का उल्लंघन करे, उपयुक्त सभी। अगर ये भी सवाल आपको आता है तो इसको भी सही करो। ठीक है, ये 2 नंबर के आपके सवाल सही होंगे। फिर उसके बाद आपको करना है क्या कि वरिष्ठ वकील पदनाम किस धारा के तहत दिया गया है। तो आपको एडवोकेट एक्ट का बेरिट उठाना है। वहाँ पर ये जो सेक्शंस दे रखी है, अब आपको नहीं पता कि कौन से एक्ट में ये शब्द दे रखा है, तो आपको क्या करना है, चारों सेक्शंस को एक बार बेरिट में चेक करना है। पहले आप A ऑप्शन को चेक करो, सेक्शन 16 में जाओ, वहाँ देखो। अगर वहाँ पर आपको आंसर मिल जाता है तो आपका ये सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार के लिए चारों सेक्शन को आपको चेक करना है। फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ते रहो। और ये भी आपके एडवोकेट एक्ट से पूछा गया है, सीधा ही बेरेक से पूछा है, तो एक बार के लिए चारों सेक्शन आपको चेक करनी है। इस तरह से आपके 5 सवाल सही हो गए।
फिर आपको क्या करना है, मान लो नंबर 6 का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो एक बार के लिए छोड़ दो, बाद में कर लेना। थोड़ा सा भी डाउट हो तो आपको बाद में करना है, छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नंबर 7 पे आ जाओ। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब PIL की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली में पेश की गई थी? तो मान लो आपने PIL पढ़ा है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी है और मैंने बताया था PN भगवती। तो अगर आपको ये सवाल आता है कि PN भगवती हैं तो आप इसको सही कर दो, ये आपके 6 सवाल सही हो गए। ऐसे आपको कुल 50 सवाल जो है वो सही करने हैं। पहले तो आपको अपना पासिंग क्राइटेरिया पूरा करना है, यानी कि अगर आप SC ST से हो, यानी सॉरी अगर आप जनरल या OBC से हो तो आपको क्या करना है, आपको 40% 40 सवाल सही करने हैं जनरल या OBC। और अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हो तो आपको क्या करना है, आपको 35 क्वेश्चंस को आपको सही करना है। तो कैसे करना है मैंने आपको तरीका बता दिया है एग्ज़ाम में, ये मैं आपके 18 का पेपर लेकर के आया हूँ। फिर आगे बढ़ो। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति के विभिन्न रूपों में मौजूद महिलाओं की रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याणों, अगर इस तरह का बड़ा क्वेश्चन आता है, आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो आप उसको एक बार के लिए, एक बार के लिए आपको छोड़ दो। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको एक बार के लिए समझा रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आपको पहले सही करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये छोटा सा सवाल है, इसमें क्या दे रखा है, सीधा ही पढ़ना है, टाइम कम जाएगा, इसमें छोटे सवालों में टाइम कम जाएगा। हदीस मुस्लिम कानून के स्रोतों में से एक है, इनमें आता है, क्या आता है, इनमें आता है नबी की कार्य, शब्द और कार्य। तो मान लो ये ऑप्शन अगर सही है तो ऑप्शन B सही कर दो, तो ये आपके 7-8 सवाल सही हो जाएंगे। ठीक है, 7 सवाल सही हो गए। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो अगर मान लो 10वां सवाल आपको नहीं आता है, अगर मान लो, तो आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कुल मिलाकर के 50 सवालों को सॉल्व करना है, 50 सवालों को सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा संबंध के तौर पर कार्य करती है? तो अगर आपको आंसर पता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, तो ये आपको CRPC से पूछा गया है, तो इस तरह से आपको सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, मेरा तो यही मानना है कि आप कुल 50 सवाल सही करके आ जाना, भले ही आपका कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो। इस तरह से मान लो आपके 8 सवाल होते हैं सही, तो इसी तरह से आपको 50% पोर्शन अच्छे से देख के सही करना है। ऐसा नहीं आप जल्दबाजी में सारे ही सवाल अटेम्प्ट कर लो, नहीं, सबसे पहले आपको 2 भागों में बांटना है। 50 सवाल जो आपको पेपर में ढूंढ के सही करने हैं कि ये जो इनका सवाल का जवाब है मेरे को एक्यूरेट आ रहा है, तो वो आप पहले सही कर लो। मान लो 13 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। फिर मान लो 14 नंबर क्वेश्चन भी आपको नहीं आ रहा है। अब देखो ये जो सवाल है, A हैदराबाद में, B कलकत्ता में, C दिल्ली में रहते हैं। इलाहाबाद में A, B और C एक साथ होने वाले हैं। B और C ने मांग पर संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र बनाया और A को भेज दिया। B और C पर A कहाँ मुकदमा कर सकते हैं? तो इस तरह के सवाल बनेंगे। ठीक है, तो आपको अगर सवालों के जवाब आते हैं, यहाँ मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करवाऊंगा, अलग से सॉल्व करवा लूँगा एग्जाम से पहले, लेकिन आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं आ रहा है स्किप कर दो, ये भी नहीं आ रहा है स्किप कर दो, ये भी नहीं आ रहा है इसको भी स्किप कर दो। जो आ रहा है वो आपको, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, रेस इप्सा लोक्यूटर, लैटिन की मैक्सिम आ गई, तो इसको देखने में ही आपको इसका आंसर आता है कि चीज़ें खुद ब खुद बयां करती हैं, तो ऑप्शन A सही आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको कुल 50 सवाल सही करने हैं। ठीक है,
पहले आपका प्रयास होना चाहिए कि आप अपनी कैटेगरी के क्राइटेरिया को पूरा कर लो। ठीक है, मान लो जनरल ओबीसी हो तो आपको 40% का क्राइटेरिया पूरा करना है। पूरे पेपर में से 100 नंबर का पेपर होगा, 40 सवाल सही से कर लो। ठीक है, और फिर अगर आपका शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है तो आपको 35% क्वेश्चंस सही करने हैं पूरे पेपर में से 100 में से। पूरा 100 नंबर सही करने के लिए बीसीए नहीं कह रहा है, बस आपको समझना है, ट्रिक समझना है कि आपको 35 सवाल ढूंढ के सही करने हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हो, अगर जनरल या ओबीसी से हो तो आपको 40 सवाल ढूंढ के सही करने हैं। लेकिन मेरा मानना रहेगा कि आप पूरे पेपर में से 50 सवालों को ढूंढ के सही कर लो। तो इस तरह से आपके सवालों को आपको पेपर में आंसर करना है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। 100 नंबर का पेपर है, ये 100 नंबर का पूरा पेपर आपके होगा। ठीक है, आपको लाने कितने हैं? आपको सिर्फ 50 सवाल ही सही करने हैं। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 3 घंटे का टाइम दे रखा है, 50 सवालों को ही आपको अटेम्प्ट करना है। आपके दिमाग में पहली बात तो यही रहनी चाहिए कि मैं 50 सवालों को अटेम्प्ट करूँगा, 50 सवालों को ही करूँगा। और पेपर में पहले देख लो कि अगर 50 सवाल आपको आ रहे हैं, ढूंढ के सही कर लो कि अगर वो 50 सवाल आपको आ रहे हैं तो 50 सवाल पहले आराम से, भले 2 घंटे लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 घंटे लगने दो। अगर 50 सवाल में 2 घंटे लगते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लगने दो ना, कि 2 घंटे लग भी जाएंगे और 50 सवाल आपके सही हो गए तो आप पास हो, एलिजिबल हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा आप क्या हो जाओगे, पास। 50 सवाल में आपने 2 घंटे ले लिए और आपके 50 सवाल सही हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने यही भी क्लियर कर दिया है, क्रैक हो जाएगा आपका। पीछे आपका 1 घंटा बचेगा और 1 घंटे में आप 50 सवाल बाकी वाले सॉल्व कर लेना, ये ट्रिक रहेगी। मेरा तो यही तरीका है कि मैं इसी तरह से गाइड करता हूँ। अब आपके ऊपर है कि ये फॉर्मूला अपनाओ या ना अपनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा जो तरीका है वो तो यही रहेगा समझाने का, और मेरे अकॉर्डिंग ये जो तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर क्वेश्चन पेपर में 100 सवाल है और आप सिर्फ अपने क्राइटेरिया को पूरा करना है, सिर्फ यहाँ पर मार्क्स शो नहीं होंगे आपके रिजल्ट में कि आपके इतने नंबर आए, 80 मार्क्स आए या 70 मार्क्स आए, कोई मार्क्स शो नहीं होंगे, सिर्फ 2 बातें लिखी होगी, या तो एलिजिबल या फिर फेल, 2 बातें लिखी होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 50 सवालों को ढूंढ के अच्छे से सही करना है। अगर आपने 50 सवाल अच्छे से ढूंढ के सही कर लिए, चाहे उसमें 2 घंटे लग गए, 2.5 घंटे भी लग गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप कम से कम क्रैक तो कर पाओगे, एआईबी को एलिजिबल कर पाओगे, आप हो जाओगे एलिजिबल। इसलिए आपको 50 सवालों को ढूंढ के सही करना है। 100 नंबर के सवाल, साथ में आपके बेरेक्ट भी होंगे, 19 सब्जेक्ट के बेरेक्ट को देख के भी आपको सॉल्व करना है, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। और एक और बात आप मैं बता देता हूँ कि 10 नंबर के सवाल तो आपके सीधे बेरेक्ट से आ जाएंगे, सेक्शन से ही आ जाएंगे, 10 नंबर के सवाल सीधे ही सेक्शन से आ जाएंगे। तो ये 10 नंबर तो आपको फ्री के मिल गए, यहाँ तो आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर रहा आपका 30 नंबर का पोर्शन जनरल ओबीसी वालों के लिए, तो 30 सवाल के लिए अगर 1.5-2 घंटे लग भी जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ढूंढ के सही कर लो ना उनको। आपको यही अपनाना है तरीका, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही अपनाना है, आपकी मर्जी, आप जो चाहो जैसा चाहो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेरी अगर राय मानते हो तो ये आप मान लो कि आपको अपने पेपर में से 50 सवालों को ढंग से सॉल्व करना है, तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, अब बात करते तैयारी की, तैयारी कैसे करनी है। अब आपके आज तारीख है 15 तारीख, एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, ठीक 7 दिन बाद 22 तारीख को आपके 22 दिसंबर 2024 को आपके एग्ज़ाम होगा।
तो एग्ज़ाम वाला दिन छोड़ दो, एग्ज़ाम से पहले वाला दिन भी छोड़ दो, तो मतलब आपके पास में 5 दिन ही हैं। तो 5 दिन में आप AIB की तैयारी कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूँ। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो दे रखे हैं। जितनी सब्जेक्ट AIB में है सभी पर मैंने वीडियो बनाए हैं, ठीक है। आप वो वीडियो देख भी सकते हो। और आपको क्या करना है, 2 भागों में बांटना है अपने सिलेबस को, मेजर लॉ, माइनर लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कर लो, 10 नंबर का पोर्शन है। CPC को कर लो, CRPC को पढ़ लो। ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे YouTube चैनल पर। और IPC को पढ़ लो, इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ लो। ये मिला के कुल 46% का क्राइटेरिया बनाते हैं। उसके बाद फैमिली लॉ को पढ़ लो, 8 नंबर का। फिर आप पढ़ लो बिजनेस लॉ को, 8 नंबर का। सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। कुल मिलाकर 62% तो यहीं हो जाते हैं। फिर आप 4 नंबर वाले एक्ट देख लो, एडवोकेट एक्ट है और ADR है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो गया। और उसके बाद आपको 4 नंबर का और आपके एक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट 5 नंबर का आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपके सवाल से होने की संभावना बन जाएगी। फिर 2-2 नंबर के जो एक्ट है वो भी देख लेना एक बार के लिए। टैक्सेशन लॉ को देख लो, PIL को देख लो, प्रशासनिक विधि को देख लो। ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो ये तो मेरा तरीका है, आप चाहो तो अपना सकते हो, नहीं तो आपका खुद का ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से भी पेपर को सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं गाइडलाइन के बारे में, आपको क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है। पूरा वीडियो देख लेना, आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। आपने तरीका तो जान लिया कैसे AIB को क्रैक करना है, लेकिन अब आपको गाइडलाइन भी फॉलो करनी होगी कि एग्ज़ाम देने कैसे जाना है, क्या पहन के जाना है और कौन से बैरक लेकर के जाना है। चलिए एक बार के लिए मैं आपको सारा डिटेल में समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। कई इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी जो कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या पहन के जाए क्या पहन के नहीं जाना है, और बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बार के लिए फिर से वीडियो बना देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। लेकिन मेरा मेन पर्पज़ था आपको इस वीडियो में कि AIB को कैसे क्लियर करना है, यही बताना था। लेकिन साथ में गाइडलाइन भी एक बार के लिए आप देख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपका आज एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएगा, बार काउंसिल जारी कर लेगा, तो आपको क्या करना है, अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डाउनलोड करना है आपको कलर प्रिंट आउट में, ठीक है। ये बात आप विशेष तौर पे ध्यान रखोगे, कलर प्रिंट आउट में डाउनलोड करोगे, जो कि क्लियर होना चाहिए, आपका फ़ोटो, आपके रोल नंबर, ठीक है। तो ये सारा एग्ज़ाम सेंटर, ये सारी बातें क्लियर दिखनी चाहिए। तो आप अपने एडमिट कार्ड को कलर प्रिंट आउट से डाउनलोड करोगे। पहला आपको पॉइंट समझ में आ गया। फिर दूसरी बात, साथ में आपको फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, कोई भी एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि ऐसा प्रूफ जिसमें कि आपका फ़ोटो लगा हो। वोटर ID कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, यहाँ तक कि आपका एनरोलमेंट कार्ड भी हो सकता है, अगर आपका स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो। और कुछ भी नहीं है तो आधार कार्ड चल जाएगा। तो आपको एक साथ में फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जाने हैं अपने, जो कि रिसेंट होंगे अभी के, और साथ में एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो है उसे मैच कर रहे हों, ठीक है। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है, ये गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तब आपको क्या करना है, ब्लू पेन का उपयोग करना है, ब्लू या ब्लैक पेन, दोनों ही पेन आप लेकर के जा सकते हो। और OMR शीट जब आप भरोगे तो उसमें ब्लू पेन या ब्लैक पेन से आप फिल उसको कर सकते हो।
लेकिन एक बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि आप का कोई सवाल हो सकता है कि जैसे मान लो ये 2 बार आपने एक ही सवाल में 2 बार फिल कर दिया, ठीक है, तो अब क्या हो गया, एक सवाल आपका गलत हो गया, क्योंकि ऐसे सवाल गलत हो जाएंगे, इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर वाइटनर यूज़ नहीं करना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वाइटनर आपको यूज नहीं करना है। अगर आपने वाइटनर यूज कर लिया तो आपका पूरा पेपर बर्बाद, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा एक वाइटनर की वजह से, ठीक है। तो बिल्कुल भी वाइटनर यूज नहीं करना है। अगर एक सवाल गलत हो भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 99 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो एक सवाल के लिए वाइटनर यूज नहीं करना है। सिर्फ आपको ब्लू या ब्लैक पेन ही लेकर के जाना है, अदरवाइज़ कोई भी पेन आप लेकर के नहीं जाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया। स्टेशनरी आ गई इसमें, तो मैंने आपको बता दिया किसी भी तरह का वाइटनर आपको यूज में नहीं लेना है। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी लेकर के नहीं जाने हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे फ़ोन एग्ज़ाम हॉल में आपको लेकर के नहीं जाना है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉच भी लेकर के नहीं जानी है, ठीक है, आप पहन के नहीं जाओगे। फिर उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड 2 कॉपी में होना चाहिए, कलर प्रिंट आउट वाला 2 कॉपी में होना चाहिए। उसके साथ में एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये आपके साथ में होने चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। और उनको आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है खुद ही आपको उस पर साइन करने हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या करना है, यहाँ एक लिखा है कि डोंट रीच लेट, यानी कि आपको लेट नहीं पहुँचना है एग्ज़ाम सेंटर पर। मान लो अगर आपका एग्ज़ाम 10 बजे का है तो आपको 1.5 घंटे पहले, 1 या 1.5 घंटे पहले आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर किसी भी तरह पहुँचना है, क्योंकि वहाँ आपकी रिपोर्टिंग होगी और वहाँ आपको जल्दी पहुँचना है। अगर आप लेट पहुँचते हो और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, गेट बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर बीसीआई किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं रहेगी। आपको पहले से गाइडलाइन में बता दिया जाएगा कि आपको लेट नहीं पहुंचना है। आपको, मेरा मानना है कि आपको 1 या 1.5 घंटे पहले वहाँ चले जाना है एग्ज़ाम सेंटर पर, क्योंकि कहीं दूर भी होता है, आप एग्ज़ाम लेने जाओगे तो एग्ज़ाम सेंटर पता नहीं कहाँ हो, तो वो भी आपको पता नहीं होगा। तो आपको 1 घंटे पहले निकलना है, 1 या 1.5 घंटे पहले निकलना है और वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचना है, ठीक है। अगर आप लेट पहुँचते हो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा आपका, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये तो आपके मेन पॉइंट हो गए। फिर आपको क्या करना है कि आपको ड्रेस कोड आपका क्या रहेगा। चलो ड्रेस कोड पर बात कर लेते हैं, ठीक है। ड्रेस कोड आपका क्या रहेगा, तो सिंपल आउटफिट आपको पहन के जाने हैं। आप अपनी एडवोकेट ड्रेस में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं आपको घुमा के नहीं बताऊँगा कि क्या पहन के जाना है, क्या पहन के नहीं जाना है। सिंपल सी बात बोलूँगा, आपको सिंपल आउटफिट यानी कि फॉर्मल पहन के जाना है, ठीक है। आप फॉर्मल पहन के जा सकते हो, और विंटर सीजन है तो आपको साथ में जैकेट या स्वेटर भी पहन के जाना है, लेकिन जैकेट या स्वेटर अतरंगी नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैकेट अतरंगी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अतरंगी जैकेट पहन के चले जाओ और साथ में उसमें 10 या 12 जेब हैं, ऐसे इस तरह की जैकेट आपको पहन के नहीं जाना है। सिंपल जितना भी हो उतना आपको कैरी करने हैं कपड़े, ठीक है, वियर करने हैं। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि शूज़ आपको पहन के जाना है। विंटर सीजन होगा तो शूज़ भी अलाउ है। लड़कियों के लिए विशेष बात, किसी भी प्रकार की ज्वेलरी आपको पहन के नहीं जाना है, ठीक है। किसी भी प्रकार की ज्वेलरी पहन के नहीं जाना है। और ड्रेस कोड, कोई लड़की मुझसे पूछ रही थी कि सर क्या हम जीन्स पहन के जा सकते हैं, तो आप जीन्स पहन के, वैसे तो अलाउ नहीं है लेकिन सिंपल जीन्स है तो आप पहन के जा सकते हो। अतरंगी पहन के नहीं जाना है, सिंपल जीन्स पहन के आप जा सकते हो, ठीक है।
सिंपल जीन्स आपको टॉप स्कर्ट और ये सब चीज़ें आपको नहीं पहननी है, ये आपको नहीं पहननी है। सलवार कुर्ती है तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है, वो सबसे बेस्ट रहेगा सलवार कुर्ती। उसके साथ में जैकेट स्वेटर आप पहन के जा सकते हो। और अगर आप जीन्स पहनना चाहते हो तो जीन्स आप फॉर्मल एकदम से पहन सकते हो, अतरंगी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ड्रेस कोड होगा। ड्रेस कोड को लेकर के मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि सबको पता है कि ड्रेस कोड, ये जो एग्ज़ाम है एआईबी का ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, और ड्रेस कोड में आपको सिंपल कपड़े पहन के जाना है। एक दिन के लिए 3 घंटे के लिए आपको सिंपल कपड़े आप पहन के भी जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लड़कियों के लिए विशेष मैं बात बोल रहा हूँ कि अगर आप बोल रहे हो कि जीन्स पहन के आपको अलाउ किया जाता है तो वो आपके सेंटर पर डिपेंड करेगा। सेंटर वाले अगर अलाउ कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। अगर सेंटर वाले अलाउ नहीं करते हैं और गाइडलाइन फॉलो करते हैं कि आप तो सलवार कुर्ती ही पहननी है, तो आपको अपने बैग में अपने पास में एक ड्रेस रखनी है, क्योंकि वहाँ पर चेंजिंग रूम होगा, ठीक है, सेंटर पर। अगर आपको ऐसा होता है तो आप 3 घंटे के लिए गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको अलाउ कर देते हैं, जीन्स पहना हुआ है, आपने टी शर्ट पहन रखी है और साथ में जैकेट पहन रखा है, आपको अलाउ कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बैठ जाना एग्ज़ाम में और दे देना एग्ज़ाम, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सेंटर वाले गाइडलाइन फॉलो करते हैं, आपको मना करते हैं पहनने के लिए, तो कोई बात नहीं, उस समय आपको परेशान नहीं होना है। साथ में बैग में अपने पास में एक ऐसा फॉर्मल ड्रेस आपको साथ में रखना है। और चेंजिंग रूम वैसे भी होगा सेंटर पर, तो आप चेंज कर लेना और एग्ज़ाम में बैठ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना आपको हेडेक नहीं लेना है, ठीक है। सिंपल सा ड्रेस कोड रखना है। ये आपके ड्रेस कोड की बात हो गई। अब बात करते हैं बेरेक्ट के बारे में। अब बेरेक्ट के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे, स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर कौन से बेरेक्ट लेकर के जाएं और कितने अलाउ होंगे। अरे भाई, सारे बेरेक्ट जितने भी हैं आपके एआईबी के सिलेबस में, आप सभी लेकर के जा सकते हो। जितनी सब्जेक्ट है सभी के बेरेक्ट आप लेकर के एग्ज़ाम हॉल में लेकर के जा सकते हो और आप अपने पास में रख के बैठ सकते हो सभी बेरेक्ट। लेकिन वो बेरेक्ट विदाउट शॉर्ट नोट के होने चाहिए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विदाउट शॉर्ट नोट वाले बेरेक्ट होने चाहिए, तो आप लेकर के जा सकते हो सारे ही बेरेक्ट। बुक आप लेकर के नहीं जाओगे। मेरे को किसी ने बोला कमेंट में कि सर बुक लेकर के जा सकते हैं, नहीं लेकर के जाना है। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पेंसिल से हाईलाइट कर ले, नहीं करना है, पेंसिल से भी आपको हाईलाइट नहीं करना है। और हिंट लिखना है तो पेंसिल से आपको नहीं लिखना है, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। आपको लिख के कुछ भी नहीं जाना है बेरेक्ट पर। विदाउट शॉर्ट नोट वाले बेरेक्ट आपको लेकर के जाने हैं और आप सभी बेरेक्ट लेकर के जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सभी आपको लेकर जाने ही हैं। तो पहली प्राथमिकता तो विदाउट शॉर्ट नोट वालों को दी जाएगी। और शॉर्ट नोट वाले नहीं मिलते हैं तो फिर फ़ोटोकॉपी लेकर के जा सकते हो शॉर्ट नोट की, वो भी नहीं होती है आपसे तो डाउनलोड किए हुए भी चल जाएंगे। और प्रिंट आउट डाउनलोड करके जो भी प्रिंट आउट आप निकालोगे, एक ही बात है फ़ोटोकॉपी प्रिंट आउट। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा है बेरेक्ट विथ शॉर्ट नोट। ये कब अलाउ किया जाएगा? रिक्वेस्ट करने पर ही, कि आपके पास में शॉर्ट नोट वाले नहीं हैं तो वो तो आपके इन्विजिलेटर पर डिपेंड करता है, अधिकारियों पर निर्भर करता है, वहाँ कौन से अधिकारी लगे हुए हैं एग्ज़ाम सेंटर पर, वो अगर आपको अलाउ करते हैं तभी आप लेकर के बैठ सकते हो, अदरवाइज़ बिना बेरेक्ट के आपको बैठना पड़ेगा। तो बार काउंसिल ने तो सीधा बोला है विदाउट शॉर्ट नोट वाले ही बेरेक्ट अलाउ हैं, ठीक है। या मैंने आपको बता दिया कि आपको किसी भी तरह का कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है बेरेक्ट पर, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको अच्छे से बता दी है। तो अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। सारे बेरेक्ट लेकर के जा सकते हो, कुछ भी नहीं लिखना है, पेंसिल से पेन से कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। और ड्रेस कोड का मैंने आपको बता दिया। अभी आपका कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ कि आपको इस तरह से एग्ज़ाम से पहले जाना है, 1 या 1.5 घंटे पहले अपने सेंटर पर, ठीक है। बहुत तादाद में लोग आएंगे क्योंकि इस बार
फाइनल ईयर के स्टूडेंट और अपीयरिंग वाले स्टूडेंट, लास्ट सेमेस्टर और फाइनल ईयर के दोनों ही, और जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो भी, और जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो भी। तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे। आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ये जो जैकेट पहन रखा है, ये वाला जैकेट ऐसे अलाउ है, ऐसे कपड़े अलाउ हो जाएंगे। ये एडवोकेट ड्रेस है, अलाउ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ड्रेस कोड रहेगा। और इस तरह से आपको एग्ज़ाम में 3 घंटे मिलेंगे और आप अपने टेबल पर सारे बैरेक्ट रख सकते हो। यहाँ पर अपने सारे बैरेक्ट रख सकते हो। 19 सब्जेक्ट है, 19 के सब्जेक्ट आप बैरेक्ट रख के एग्ज़ाम दे सकते हो। किसी भाई ने पूछा था स्टूडेंट ने कि क्या सर हम वॉशरूम जा सकते हैं, तो आपको वो फिर ये बातें आपके सेंटर वाले डिसाइड करेंगे, ये पीसीआई डिसाइड नहीं करेगी। ये आपके सेंटर पर डिपेंड करता है कि सेंटर वाले आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। और विदाउट शॉर्ट नोट वाले कैसे बैरेक्ट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह के बैरेक्ट होंगे। ये जो बैरेक्ट हैं ये आपके विदाउट शॉर्ट नोट के बैरेक्ट होते हैं। तो इस तरह के आपके बैरेक्ट आपको अलाउ करेंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस था कि आपको AIB क्लियर करने का तरीका बताना था, ठीक है। साथ में मैंने गाइडलाइन भी बता दी है। और फिर से एक बार मैं आपको पुनः याद दिला देता हूँ कि आपको कैसे AIB क्लियर करना है। 2 मिनट रुक जाओ। आपको 100 सवाल मिलेंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। आपकी जो भी लैंग्वेज आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय फिल की है उसी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक फ़ायदा होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, एग्ज़ाम पास करने का तरीका वापस से बता देता हूँ। 100 सवाल आएंगे, 3 घंटे का टाइम है, आपको कुछ भी नहीं करना है। 50 सवालों को आपको सही करना है। 50 सवाल में भले ही आपको 2.5 घंटे लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पूरे पेपर में से 50 सवाल ढूंढ के सही करने हैं। कैटेगरी आपकी रहेगी जैसे जनरल OBC है तो आपके 40 सवाल आपको सही करने हैं। और अगर आपकी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हैं तो आपको 35 सवाल सही करने हैं। तो ये तो आपको अपना क्राइटेरिया पूरा करना है। लेकिन मेरा मानना है कि 50 सवाल आप ढूंढ के सही कर लेते हो 2 घंटे में बैरेक्ट देख के, ठीक है। तो फिर आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो पूरे सवाल अटेम्प्ट करने हैं। पूरे सवाल तो अटेम्प्ट करने ही हैं आपको, पूरे सवालों को तो आपको लिखना ही है सवाल। लेकिन साथ में आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि सबसे पहले आपको 50 सवाल ढूंढ के सही करने हैं। उसमें भले आपके 2 घंटे लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, आप वीडियो के शुरुआत में देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है छोड़ दो। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तो मान लो इसका आंसर होगा C, तो इसको सही कर लो, ये आपका सही हो गया। फिर तीसरे नंबर पे चले जाओ, ये भी आपको आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा D, ठीक है। ये आगे आपके 1 और 2 ये सही होंगे। फिर आपको आगे बढ़ना है, जैसे ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट सेक्शन से पूछा है तो 10 सवाल तो आपके वैसे ही डायरेक्ट सेक्शन से पूछेगा। 10 सवाल आपके वैसे ही डायरेक्ट सेक्शन से आएंगे तो 10 वैसे ही सवाल सही हो जाएंगे देख के ही। तो ये तो मान के चलो, ठीक है। पिछले 40 सवाल आपको सही करने हैं 2 घंटे में। अच्छे से टाइम स्पेंड करना है, आपको देखना है और अच्छे से टाइम का वैल्यू भी आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है कि कितने सवालों में कितना आपको टाइम लगाना है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है छोड़ दो, 5 नंबर भी सवाल नहीं आता है छोड़ दो, 6 नंबर नहीं आ रहा है छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो लिखो, नहीं आ रहा छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में कर लेना। लेकिन आपको 50 सवाल ढूंढ के पहले सही करने हैं। जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया, एक ही ऐसा सवाल आएगा कि जैसे आपको देखने में ही इसका आंसर आपको पता चल रहा है, आप आंसर D कर दो। ये हो गया आपके 3 सवाल सही। फिर आगे बढ़ो, ये आपको नहीं आ रहा है छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 8 पे चलो, हाँ
मान लो ये अगर आपको सही सवाल आ रहा है तो ऑप्शन बी पे चले जाओ। तो ये मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व मैं आपको करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपके 4 सवाल हो गए, फिर आगे बढ़ो, ऐसे आप बढ़ते रहो, ठीक है। अगर आपको जैसे ये आ गया आपके ऑप्शन बी, तो इस तरह से आपको सवालों को सॉल्व करना है, तो ये तरीका बेहतर रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो यही तरीका सही रहता है, और मैं हमेशा ही मेरे छात्रों को यही बताता हूँ, स्टूडेंट को, कि आपको यही तरीका फॉलो करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ओपिनियन में आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ कि आप अगर मेरे सुझाव को मानते हो तो आप इस मेरे अकॉर्डिंग पेपर सॉल्व कर सकते हो। आपके पूरे चांसेस बन जाएंगे यह भी क्लियर होने के। धन्यवाद।